नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2024 चुनाव से पहले बाहर निकला स्टिंग ऑपरेशन का जिन, हरक सिंह रावत का बड़ा दावा, कई और लोगों की जल्द खुलेगी पोल। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जा रहे भाजपा इस सरकार के 9 साल के विकास कार्यों पर ले रहे फीडबैक, आगामी चुनाव के लिए मांगा जा रहा समर्थन। बेल्डा प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने की सीएम धामी से मुलाकात, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा परिवार को मिले न्याय। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में बंद रहा जोशीमठ बाजार, व्यापारियों ने जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, बद्रीनाथ हाईवे चौड़ी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में स्टिंग ऑपरेशन का जिन बाहर निकल कर आ गया है। 2016 में हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में सीबीआई एक्टिव हो गई है और कोर्ट ने 4 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 से पहले बाहर निकला स्टिंग ऑपरेशन का जिन, उत्तराखंड की सियासत में मची हलचल, 4 नेताओं को जारी हुआ नोटिस। सिर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, तमाम सियासी दलों का फोकस चुनाव की तैयारियों पर है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर उत्तराखंड में स्टिंग ऑपरेशन का जिन बाहर आ गया है और हलचल पैदा हो गई है। दरअसल सीबीआई कोर्ट के द्वारा स्टिंग मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत चारों नेताओं की वॉइस रिकॉर्डिंग की जाएगी और स्टिंग में जो आवाज चारों नेताओं की बताई गई है उसके साथ मैच किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले को लेकर आगे कोई कार्रवाई हो और अपने वकील के माध्यम से वो कानूनी सलाह ले रहे हैं ताकि जो सीबीआई जांच की मांग उनके द्वारा की गई थी उसे वापस लिया जाए। केस वापस लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं केस वापस ले सकता हूं, क्योंकि अब कोई औचित्य नहीं रह गया। उस समय जिस बात को लेकर और उसके बाद दोनों अदालत, सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाल हो गई। ये जनता की अदालत में गया 2017 में, उसमें हरीश रावत जी की सरकार नहीं आ पाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसमें भी मामला जा चुका है, जनता की अदालत में जा चुका है। अब इसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले का कोई अब अर्थ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जो स्टिंग हरीश रावत का मुख्यमंत्री रहते हुआ था, उस स्टिंग के बारे में उन्हें तब पता चला जब उमेश शर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें साकेत बहुगुणा भी मौजूद थे। उन्हें हरीश रावत के स्टिंग की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका स्टिंग हो रहा है। जो हरीश रावत जब स्टिंग हुआ था, मैं उस स्टिंग से भी बिल्कुल, ये ठीक है कि उसमें मेरा नाम आया, मेरे से बातचीत हुई, लेकिन ये स्टिंग हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल अज्ञान था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सीबीआई की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे और जिन चीजों को लेकर कयास लगते रहे हैं उनसे भी पर्दा उठ जाएगा। हमारे ऊपर किसी तरीके की भी जांच की जाए, उससे जो कुहासा लगा है वो छटेगा और जो भ्रम पैदा किया गया है निहित स्वार्थों द्वारा वो भ्रम समाप्त होगा। इसलिए हमको कहीं पर किसी तरीके का जांच आदि में कोई संकोच है ही नहीं और हम बल्कि उसमें अपनी तरफ से भरपूर सहयोग देंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले को षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि 2024 से पहले इस मुद्दे को बाहर लाना सोची समझी साजिश है। चुनावों को देखते हुए इसको बाहर लाया गया है ताकि माहौल बनाया जा सके और कांग्रेस के नेताओं पर को दबाव में लिया जा सके, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता जागरूक है, सब कुछ जानती है। आप बताइए, आपने वीआईपी को बचाने के लिए क्या क्या किया? लोग जानना चाहते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे जो करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपयों का जो घोटाला इस राज्य में चल रहा है वो सब जानते हैं। भर्ती घोटालों को सब जानते हैं और
अनेकों ऐसे मुद्दे हैं बेरोजगारी से लेकर अन्य मुद्दों पर जिस पर लोगों का ध्यान है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन का जिन बाहर आ चुका है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को आगे मिलेंगे। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कई राज खोलने की बात कर रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो मतलब साफ है कि स्टिंग के बहाने हरक सिंह रावत बीजेपी को एक तरफ से हिदायत देने का भी काम कर रहे हैं। बता दें कि साल 2016 में उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया था और हरीश रावत की सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में किया गया था और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा अपनी सरकार बचाने को लेकर जिस तरीके से एक स्टिंग सामने आया था, उसने 2016 में उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया था। लेकिन 2024 चुनाव से ऐन मौके पहले फिर से ये मुद्दा बाहर आ जाना आखिर किसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और मोदी सरकार द्वारा 9 साल में किए गए मुख्य विकास कार्यों की किताब भी लोगों को दी है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय जनता और व्यापारियों से मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर उनसे फीडबैक भी लिया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के समग्र विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही लोहाघाट में भी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर और दुकानों में जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए जनता का समर्थन भी मांगा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की शानदार उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। जनता पार्टी की सरकारों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 9 साल का उनका कार्यकाल है, ये वास्तव में बेमिसाल रहा है और इस बेमिसाल कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान इस पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाया। उसी कड़ी में हम सब भारतीय जनता पार्टी के आप जितने वरिष्ठ लोगों को यहाँ देख रहे हैं, आप हम सभी लोग हम प्रत्येक घर घर में जा रहे हैं और वहाँ लोगों से संपर्क कर अपने यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माणाधीन संस्था को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ ही विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं और समय से पूरा कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केदार मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने ही सोने की परत को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि दीवारों पर जो सोना लगा है वो सोना नहीं बल्कि पीतल है, जिसके बाद बीकेटीसी पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और अब ये जांच गढ़वाल कमिश्नर की निगरानी में की जाएगी। बेलडा घटना को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि बेलडा की घटना को लेकर जिस तरह से एक तरफा गिरफ्तारियां करके मुकदमे लगाए गए हैं, उनकी छटनी करते हुए निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सरकार की तरह से मृतक युवक के परिवार को मदद भी दी जाए। जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आए और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इनको कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का बिंदु बनना चाहिए। 11 जून को बेलड़ा में एक दलित परिवार के युवक की हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार लगातार गुहार करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो हमारी आज माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा है कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है किसी, लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं
जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से वहां जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई तरह की अनियमितताएं की शिकायतें जिलाधिकारी को मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने न सिर्फ रजिस्ट्री हुई जमीनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त की अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कहा गया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। जहां पर हाईकोर्ट का बिल्डिंग का स्थानांतरण प्रस्तावित है, उस क्षेत्र से ज़मीनों के संबंध में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। इसके विषय में हमने प्रशासन की तरफ से जांच भी कराई गई, कुछ चालान इत्यादि भी हुए हैं। वर्तमान में भी जो हाईकोर्ट का भवन बनेगा उसकी पेरिफेरी में जितने भी प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल कॉलोनीज़ वगैरह के काम या नियम विरुद्ध जो रजिस्ट्रीज इत्यादि के काम हो रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। वहीं हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण के विरोध में जोशीमठ नगर के व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार को बंद रखा है और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले गुरुवार को जोशीमठ के व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और उसमें कहा है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। उन्होंने बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग भी उठाई है। वहीं देहरादून में 13 जून को क्लेमेंट टाउन के टनर रोड स्थित घर में पुलिस को पति पत्नी के शव बरामद हुए थे और इस मामले में डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका अनम के ही भाई को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी शहबाज मृतक कासिफ को पहले से ही जानता था। जब आरोपी अपनी मौसी की बेटी के रेप में जेल में था, तब कासिफ और उसकी बहन अनम के बीच प्रेम प्रसंग चला। वो अपनी बहन को कासिफ से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन दोनों ने शादी भी कर ली, जिसके बाद से वो इन दोनों को मारने की प्लानिंग लगातार बना रहा था। 13 तारीख को एक 2 डेड बॉडी मिली थी पति पत्नियों का और एक बच्चा रिकवर हुआ था, उसमें वो बच्चा भी जिंदा था। तो उस घटनाक्रम को यद्यपि उस दिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो परिस्थितियाँ थी, उसे तो ये सुसाइड प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी जब घर वालों से पूछताछ किया गया और फर्दर जो है जब इसका लोकेशन लिया गया और इसमें और जानकारी की गई, तो उसमें जानकारी करने पर जो है एक मुलजिम शहबाज पुत्र शहजाद, इसकी अरेस्टिंग हमने की है और इसने ये मृतका का जो है सगा भाई है। वहीं हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के साथ अपराध समीक्षा बैठक की है। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दुरुस्त क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के लिहाज से उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और ख़ासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। वहीं बाजपुर क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि बिजली कटौती से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में व्यापारी, घरेलू और किसानों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र शर्मा ने कहा कि जिस तरह से पहले बिजली बिल के लिए मोबाइल पर संदेश भेजा जाता है, ठीक उसी तरह लोगों को बिजली कटौती की जानकारी भी पहले से दे दी जाए तो पहले से इंतजाम किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कटौती होनी भी है, हालांकि हमारा सरकार से अनुरोध है कम से कम कटौती होनी चाहिए ताकि लोगों को नुकसान ना हो। और अगर कोई किसी प्रकार की कोई कटौती होनी भी है तो वो एक दिन पहले घोषित की जाए ताकि लोग अपना जो दिनचर्या है वो उस हिसाब से बना लें। किसी ने इन्वर्टर चार्ज करने हैं, किसी ने अपना कुछ सिस्टम सेट करना है तो उस प्रकार अपना सिस्टम सेट कर ले। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि जो भी अघोषित बिजली है से घोषित कटौती करा जाए और एक दिन पहले मैसेज द्वारा लोगों को बताया जाए कि कल फलाने
समय से लेकर फलाने समय तक बिजली कटौती हो। वहीं देहरादून की सहसपुर थाना पुलिस ने 512 ग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए उत्तराखंड रोडवेज के बस चालक सुरेंद्र और 17 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 51,20,000 रुपए बताई जा रही है। ग्राम अवैध स्मैक की बरामदगी सहसपुर थाना पुलिस ने की है और इसमें एक सुरेंद्र कुमार है पुत्र रुद्रपाल सिंह, ये पकड़ा गया है। ये बेसिकली उत्तराखंड रोडवेज में संविदा में ड्राइवर है और टनकपुर से ये गाड़ी चला करके टनकपुर और देहरादून के बीच में गाड़ी चलाता है। ये गाड़ी का नंबर है UK 717 PA 1401। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 2024 चुनाव से पहले बाहर निकला स्टिंग ऑपरेशन का जिन, हरक सिंह रावत का बड़ा दावा, कई और लोगों की जल्द खुलेगी पोल। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जा रहे भाजपा, इस सरकार के 9 साल के विकास कार्यों पर ले रहे फीडबैक, आगामी चुनाव के लिए मांगा जा रहा समर्थन। बेल्डा प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने की सीएम धामी से मुलाकात, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा परिवार को मिले न्याय। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में बंद रहा जोशीमठ बाजार, व्यापारियों ने जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, बद्रीनाथ हाईवे चौड़ी